नमस्कार दोस्तों, हर्षित द्विवेदी एजुकेशन द्वारा बनाया मॉक क्वेश्चंस फॉर प्रीलिम्स 2021 में आपका स्वागत है। मेरा नाम है विनीत सागर। 17 अप्रैल 2021 का इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग शुगर इंडस्ट्री ऑफ इंडिया विच आर करेक्ट। वीडियो पॉज कीजिए और आंसर बताइए। आई होप आपने आंसर किया होगा। नाउ द आंसर इज ऑप्शन ए 1 एंड 2 ओनली। देखिए स्टेटमेंट 3 गलत है। सबसे पहले शुगर इंडस्ट्री ऑफ इंडिया के बारे में कुछ स्टैटिस्टिकल डेटा डिस्कस करते हैं। देखिए वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। द एवरेज रेट ऑफ रिकवरी ऑफ शुगर फ्रॉम शुगरकेन इन इंडिया इज लेस दैन 10% विच इज क्वाइट लो एज कंपेयर टू अदर मेजर शुगर प्रोड्यूसिंग कंट्री। देखिए रिकवरी रेट ऑफ शुगर, इसका मतलब यह होता है एक शुगरकेन से कितना शुगर प्रोड्यूस होता है। वो इंडिया में 10% कम है अगर आप दूसरे शुगर प्रोड्यूसिंग कंट्री से कम करोगे। दूसरा है इंडिया यील्ड पर हेक्टर इज एक्सट्रीमली लो एज कंपेयर टू सम ऑफ द मेजर शुगरकेन प्रोड्यूसिंग कंट्रीज ऑफ द वर्ल्ड। देखिए शुगरकेन का जो यील्ड पर हेक्टर है वो भी इंडिया में काफी कम है अगर आप दूसरे शुगरकेन प्रोड्यूसिंग कंट्री से कंपेयर करोगे। देखिए फॉर एग्जांपल इंडिया का यील्ड पर हेक्टर 64.5 टन है पर हेक्टर आज कंपेयर टू 90 टन इन जावा इंडोनेशिया एंड 121 टन इन हवाई। आप देख ही सकते हो दूसरा शुगर प्रोड्यूसिंग कंट्री से यील्ड पर हेक्टर इंडिया में एक्सट्रीमली लो है। Sugar production is a seasonal industry with a short crushing season varying normally from 4 to 7 months in a year। आप देखिए शुगर इंडस्ट्री जो है एक सीजनल इंडस्ट्री है। साल में कुछ महीने ऐसे आ जाता है, क्रशिंग सीजन बोलते हैं, उस टाइम पर शुगर केन प्रोडक्शन कम हो जाता है। ठीक है, तो शुगर प्रोडक्शन एक सीजनल इंडस्ट्री है। वैसे और एक बात मैं आपको बताना चाहता हूं दोस्तों, ये जो शुगर प्रोडक्शन है ना और शुगर की जो सेल है वो भी कम हो जाता है साल में कुछ महीनों में। कौन सा महीने होगा? जैसे रेनी सीजन है, कोल्ड सीजन है, उस टाइम पे एक कोल्ड ड्रिंक्स वगैरह काफी कम बिकता है क्योंकि लोग जो समर सीजन है तब ज्यादा पानी पीते हैं। ज्यादा ये जो कोको कोला, पेप्सी, फांटा, मिरिंडा, ऐसा सब जो जितने भी कोल्ड ड्रिंक्स है वो सब ज्यादा समर सीजन में बिकता है। जैसे रेनी सीजन आ जाएगा या ठंडी सीजन आ जाएगा तब ये जो शुगर कंजप्शन है वो कम हो जाता है हमारे देश में। वैसे दोस्तों ये जो शुगर मिल से सबसे ज्यादा शुगर खरीदते कौन है? ये एरेटेड ड्रिंक्स वाला, कोल्ड ड्रिंक्स वाला, ये पेप्सी, कोको कोला जैसे बड़े बड़े कंपनी सबसे ज्यादा शुगर खरीदते हैं। तो कुछ सीजन में जैसे कोल्ड सीजन में शुगर कंजप्शन भी कम हो जाता है और शुगर मिल्स के लिए काफी लॉस वाला सीजन है ये जो रेनी सीजन, कोल्ड सीजन वगैरह, ये भी आप ध्यान दीजिएगा। अब क्या है, शुगर इंडस्ट्री इज द सेकंड लार्जेस्ट एग्रो बेस्ड इंडस्ट्री आफ्टर कंपेयरिंग द कॉटन इंडस्ट्री इन इंडिया। देखिए आपको पता है हमारे देश एक एग्रो बेस्ड इकोनॉमी है, काफी ज्यादा लोग एग्रीकल्चर में डिपेंड करते हैं इंडिया में। इंडिया में एग्रो बेस्ड इंडस्ट्री में सबसे लार्जेस्ट है कॉटन इंडस्ट्री, राइट। सेकंड आता है हमारा शुगर इंडस्ट्री। शुगरकेन इज मोस्ट इंपॉर्टेंट कमर्शियल क्रॉप एंड इट ऑक्यूपाइंग 5 मिलियन हेक्टेयर्स इन एरिया ऑफ द इंडियन नेशन। देखिए जो शुगरकेन कल्टीवेशन है इंडिया में करीब 5 मिलियन हेक्टेयर्स है, राइट। South India has tropical climate which is suitable for higher sucrose content, giving higher yield per unit area as compared to नॉर्थ इंडिया। आप देखिए दोस्तों मैंने आपको पहले ही बताया यील्ड पर हेक्टर के बारे में। वैसे इंडिया का जो शुगर केन यील्ड पर हेक्टर है वो कम है काफी शुगर केन प्रोड्यूसिंग कंट्री से अगर कंपेयर करोगे। इंडिया के अंदर साउथ इंडिया में जो ट्रॉपिकल क्लाइमेट है वो ज्यादा सुइटेबल है शुगर केन कल्टीवेशन के लिए। तो नॉर्थ इंडिया से साउथ इंडिया में जो शुगर केन कल्टीवेशन है वो ज्यादा है और साउथ इंडिया में जो ट्रॉपिकल क्लाइमेट में जो शुगर केन उगता है उसमें हाइयर सुक्रोज कंटेंट है, ये भी आप ध्यान दीजिएगा, राइट। वैसे आपको पता है इंडिया में गुजरात, वेस्ट बंगाल जैसे एरिया में से ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पास होता है। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के नीचे वाले एरिया हम ट्रॉपिकल क्लाइमेट बोल सकते हैं, ठीक है। जो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर एंड ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न के बीच में जो एरिया आता है वो ट्रॉपिक्स बोला जाता है, ठीक है। हमारे साउथ इंडिया जो है वो ट्रॉपिक्स में आता है। आप देखिए हमारा स्टेटमेंट्स में क्या क्या लिखा है। The average rate of recovery of sugar from sugarcane in India is less than other major sugar producing countries। बिल्कुल सही। South India has tropical climate which is suitable for higher sucrose content, giving higher yield per unit area as compared to North India। Very correct। The sugar industry in India is the biggest agro-based economic activity, occupying about 5 million hectares in area। ये गलत है दोस्तों। वैसे sugar industry second biggest agro-based economic activity after cotton industry। So our answer is option A 1 and 2 only। Question number 2. Recently, the United Nations Population Fund (UNFPA) flagship State of World Population Report 2021 titled "My Body is My Own" was launched. Consider the following statements regarding UNFPA which are correct. वीडियो पोस्ट कीजिए और आंसर बताइए। आई होप आपने आंसर किया होगा। नाउ द आंसर इज ऑप्शन डी 1, 2 एंड 3। देखिए दोस्तों यूनाइटेड नेशंस पॉपुलेशन फंड का रिसेंटली एक रिपोर्ट आया था, वर्ल्ड पॉपुलेशन रिपोर्ट। इसके बारे में न्यूज़ ऑलरेडी कवर किया है हर्षित सर ने डेली न्यूज़ में। वैसे दोस्तों इस रिपोर्ट में जेंडर इक्वालिटी के बारे में,
हेल्थ के बारे में, एजुकेशन के बारे में काफ़ी स्टैटिस्टिकल डेटा प्रोवाइड किया, जिससे हमें ये पता चलता है हमारे देश में जेंडर इक्वालिटी कितनी हद तक इंप्लीमेंट हुआ है, हमारी देश में नहीं पूरे दुनिया में। ठीक है, वो रिपोर्ट पढ़ने से आपको काफ़ी कुछ समझ में आ जाएगा। वैसे डेली न्यूज़ में रिपोर्ट के जो मेजर पॉइंट्स हर्षित शाह ने ऑलरेडी कवर किया है, इतना डीप में नहीं जा रहा हूं। हम इधर देखेंगे यूनाइटेड नेशंस पॉपुलेशन फंड के बारे में। ये यूएन जनरल असेंबली का एक सब्सिडरी ऑर्गन है एंड वर्क्स एज ए सेक्सुअल एंड रिप्रोडक्टिव हेल्थ एजेंसी। देखिए, सेक्सुअल एंड रिप्रोडक्टिव हेल्थ सेक्टर में या जेंडर इक्वालिटी सेक्टर में जितना इंप्रूवमेंट्स की जरूरत है, प्रेजेंट सिनेरियो क्या है, ये सब मॉनिटर करता है यूनाइटेड नेशंस पॉपुलेशन फंड। वैसे मैंने बोला आपको वर्ल्ड पॉपुलेशन रिपोर्ट भी यही रिलीज करता है। यूएन इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल एस्टैब्लिशेस इट्स मैंडेट। अब देखिए, यूनाइटेड नेशंस का एक स्पेशलाइज्ड एजेंसी है यूएन इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल करके, यही इसका मैंडेट रेडी करता है, क्या क्या करना चाहिए, इसके ऑब्जेक्टिव्स क्या क्या है वो सब। इट वॉज एस्टैब्लिश्ड एज ए ट्रस्ट फंड इन 1967 एंड बिगन ऑपरेशंस इन 1969। अब देखिए 1967 में एज ए ट्रस्ट फंड मतलब एक ट्रस्ट के जैसा काम करेगा, मतलब यूएन का कोई पैसे नहीं मिलेगा, वॉलंटरी कॉन्ट्रीब्यूशन होगा इस फंड, एंड बिगन ऑपरेशंस इन 1969। ये ट्रस्ट फंड क्या मैं आपको आगे समझाऊंगा। इन 1987 इट वाज ऑफिशियली रीनेम्ड द यूनाइटेड नेशंस पॉपुलेशन फंड, बट द ओरिजिनल अब्रिविएशन यूएनएफपीए फॉर द यूनाइटेड नेशंस फंड फॉर पॉपुलेशन एक्टिविटीज वाज रिटेन। आप देखिए, आप ये सोच रहे होंगे वैसे यूनाइटेड नेशंस पॉपुलेशन फंड का अब्रिविएशन होना चाहिए यूएनपीएफ, पर इसको यूएनपीएफए बोलते हैं, सॉरी यूएनएफपीए बोलते हैं। ऐसा क्यों? देखिए 1987 में ये जो यूनाइटेड नेशंस फंड फॉर पॉपुलेशन एक्टिविटीज करके ऑर्गेनाइजेशन का नाम चेंज करके यूनाइटेड नेशंस पॉपुलेशन फंड किया, पर इसकी जो अब्रिविएशन है, पहले से ये यूएनएफपीए करके जाना जाता था, तो अब्रिविएशन को इन्होंने चेंज नहीं किया, पर इसका नाम जरूर चेंज किया, यूनाइटेड नेशंस पॉपुलेशन फंड कर दिया। ठीक है, तो इसलिए यूएनएफपीए बोलते हैं, राइट। UNFPA works directly to tackle sustainable development goals on health, education and gender equality। देखिए यूनाइटेड नेशंस का 17 सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स है, जितने भी मेंबर कंट्रीज है इन सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स को इंप्लीमेंट करने में काफ़ी एक्शन प्लान्स अडॉप्ट करते हैं। इंडिया भी काफ़ी कुछ एक्शन प्लान्स अडॉप्ट किया है। वैसे आप देखिए, ये जो 17 SDGs में नंबर 3 हेल्थ के ऊपर है, नंबर 4 एजुकेशन के ऊपर है एंड नंबर 5 जेंडर इक्वालिटी के ऊपर है। इन 3 सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स के ऊपर कॉन्सेंट्रेट करते हैं, इसको सही तरह से इंप्लीमेंट करने की कोशिश करते हैं यूएनएफपीए जो है। ठीक है, बेसिकली हेल्थ, एजुकेशन एंड जेंडर इक्वालिटी में ये लोग कॉन्सेंट्रेट करते हैं। UNFPA is not supported by UN budget. Instead, it is entirely supported by voluntary contribution. यही मैंने बोला दोस्तों, this is a trust fund। मतलब UN का जो बजट एलोकेशन है, इसमें से इनको कुछ फंड्स नहीं मिलता है। ये काम कैसे करते हैं? एंटायरली सपोर्टेड बाई वॉलंटरी कॉन्ट्रीब्यूशन, जो मेंबर कंट्रीज है, कुछ इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है, प्राइवेट सेक्टर भी है, फाउंडेशन है, इंडिविजुअल्स भी है, ये सब कॉन्ट्रीब्यूट करते हैं इनको काम करने के लिए। वैसे यूनाइटेड नेशन से कोई फंड इनको अलोकेट नहीं होता है, राइट। अब हमारा स्टेटमेंट देख लीजिए। इट इज ए सब्सिडरी ऑर्गन ऑफ यूएन जनरल असेंबली एंड वर्क्स एज ए सेक्सुअल एंड रिप्रोडक्टिव हेल्थ एजेंसी, बिल्कुल सही। It is entirely supported by voluntary contributions, बिल्कुल सही। UNFPA works directly to tackle SDG on health, education and gender equality, very very correct। तो तीनों स्टेटमेंट्स हमारा सही है। आंसर इज ऑप्शन डी 1 2 1 3। वैसे दोस्तों एक बात मैं आपको बताऊं, अभी प्रीलिम्स पास में है, तो यूएन का जितने भी SDGs है ना, कम से कम ये 17 सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल कौन कौन सा है, ये आप ध्यान दीजिएगा। ऐसे क्वेश्चन नंबर 3, Consider the following statements regarding regional comprehensive economic partnership which are correct। वीडियो पॉज कीजिए और आंसर बताइए। आई होप आपने आंसर किया होगा। नाउ द आंसर इज ऑप्शन सी 1 and 3 ओनली। स्टेटमेंट 2 गलत है। देखिए दोस्तों, रीजनल कॉम्प्रहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप, वैसे RCEP एग्रीमेंट जब साइन हुआ था लास्ट ईयर, तब हमने एक वीडियो बनाया था। अब हर्षित द्विवेदी नाम के साथ RCEP सर्च कीजिए, आपको वो वीडियो मिल जाएगा। काफ़ी डिटेयली समझाया है RCEP में इंडिया क्यों नहीं साइन किया, RCEP में जितने कंट्री से ऑब्जेक्टिव्स क्या है और नेशंस को, दूसरे कंट्रीज को क्या क्या फायदाएं मिलेंगे, म्यूचुअल बेनिफिट्स क्या क्या मिलेंगे, वो सब हमने डिटेयली डिस्कस किया है। ब्रीफली आपको मैं समझाता हूँ RCEP होता क्या है। देखिए, इट इज ए फ्री ट्रेड एग्रीमेंट बिटवीन 10 मेंबर स्टेट्स ऑफ ASEAN, एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशंस, नेमली कंबोडिया, इंडोनेशिया एक्सेट्रा, एंड 5 अदर कंट्रीज। कौन कौन सा? चाइना, साउथ कोरिया, ऑस्ट्रेलिया, जापान एंड न्यूजीलैंड। तो बेसिकली एशियन कंट्रीज के आपस में फ्री ट्रेड एग्रीमेंट लाने की कोशिश कर रहा है RCEP। बेसिकली एक कंट्री दूसरे कंट्रीज के लिए एक ओपन मार्केट रहेगा। ये जो 15 कंट्रीज RCEP साइन किया है, वो आपस में फ्री ट्रेडिंग कर सकता है, कोई ज्यादा एक्सपोर्ट ड्यूटी, इंपोर्ट ड्यूटी वगैरह नहीं लगेगा। दूसरे कंट्री की मार्केट दूसरे कंट्रीज के लिए ओपन रहेगा।
जो चाहे बेच सकते हो, जो चाहे एक्सपोर्ट कर सकते हो, जितना आपके प्रोडक्ट्स बेचना है वो भी बेच सकते हो। इस तरह की एक एग्रीमेंट है आरसीईपी। बेसिकली एक फ्री ट्रेड एग्रीमेंट है, इन कंट्रीज के आपस में इकोनॉमिक कोऑपरेशन होगा। ये बेसिकली म्यूचुअली बेनिफिशियल है, ठीक है। एक कंट्री दूसरे कंट्री में अपने प्रोडक्ट्स बेचेंगे और वो कंट्री भी उस कंट्री में जाकर बेच तो सकते हो, तो इस तरह के इकोनॉमिक कोऑपरेशन रहेगा, राइट। Objective of launching RCEP negotiations is to achieve a modern, comprehensive, high quality and mutually beneficial economic partnership agreement that will cover, देखिए, ट्रेड इन गुड्स, ट्रेड इन सर्विसेज, मतलब एक कंट्री दूसरे कंट्री में एक तो गुड्स ट्रेड कर सकता है, सर्विसेज अपना प्रोवाइड कर सकता है जिससे पैसा मिलेगा, इन्वेस्टमेंट कर सकता है, इकोनॉमिक एंड टेक्निकल कोऑपरेशन कर सकते हैं, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टीज का भी होगा, कंपटीशन होगा, इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स, डिस्प्यूट सेटलमेंट, अदर इश्यूज एक्सेट्रा एक्सेट्रा। तो बेसिकली मेरा कहने का मतलब ये है, ये जो 15 कंट्रीज, 10 कंट्रीज आसियान ग्रुप ऑफ कंट्रीज है एंड जो 5 कंट्री है, चाइना, साउथ कोरिया, ऑस्ट्रेलिया, जापान एंड न्यूजीलैंड जैसे कंट्रीज आपस में इतने ट्रेडिंग करेंगे, सबके लिए फायदा होगा, राइट। बेसिकली और एक बड़ा सा एक इंटरनेशनल मार्केट खुल रहा है ये जो आरसीपी कंट्रीज के लिए। वैसे आपको पता है ये जो साउथ एशियन कंट्रीज है, यहां दुनिया का सबसे ज्यादा पॉपुलेशन है, ठीक है, एंड दुनिया के पूरे इकोनॉमी में करीब 30% जीडीपी ये जो साउथ एशियन कंट्रीज प्रोवाइड करता है, ठीक है। साउथ एशियन नहीं, बेसिकली एशियन कंट्रीज। अब देखिए दोस्तों, India has been a part of negotiations involving RCEP for a long time but walked out of the discussions in 2019। देखिए, इंडिया जब आरसीईपी का डिस्कशन चल रहा था तब खूब पार्टिसिपेट किया था, पर इंडिया ने कभी आरसीईपी साइन नहीं किया। इसकी वजह क्या है? देखिए, काफी सारे रीजन है। मेन रीजन मैं आपको बता देता हूं, वो ये है कि इंडिया का इन कंट्रीज के साथ ऑलरेडी ट्रेड डेफिसिट चल रहा है। अब ये ट्रेड डेफिसिट का मतलब क्या होता है? जब एक कंट्री का एक्सपोर्ट्स कम है और इंपोर्ट्स जो है ज्यादा है, तब बोलते हैं ट्रेड डेफिसिट, ठीक है। अब ट्रेड सरप्लस का मतलब क्या होता है? जब हमारा एक्सपोर्ट ज्यादा है, इंपोर्ट्स कम है। तो इंडिया ऑलरेडी जितने भी ये कंट्रीज हैं इनके साथ इनका ट्रेड डेफिसिट चल रहा है। ये हमारी इकोनॉमी के लिए सही नहीं है। जब हमारे इंपोर्ट ज्यादा है, एक्सपोर्ट कम है, ये हमारी इकोनॉमिक ग्रोथ के लिए सही नहीं है। अगर आप इस तरह एक आरसीईपी भी इसके साथ साइन करोगे ना, तो क्या होगा? इंडिया एक बहुत बड़ा मार्केट है, तो दूसरे कंट्रीज के लिए एक बहुत बड़ा मार्केट खुल जाएगा। फ्री ट्रेड एग्रीमेंट, कोई ड्यूटीज नहीं लगेगा, जितना चाहे अपने प्रोडक्ट्स डंप कर सकते हैं, जितना सर्विसेज से इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। वैसे ऐसा नहीं, बिल्कुल फायदा नहीं होगा इंडिया का, पर इंडिया का फायदा से ज्यादा नुकसान है आरसीईपी साइन करने से, ठीक है। मैंने बोला ना, मतलब दूसरे कंट्रीज के लिए एक ओपन मार्केट खुल जाएगा और उनके लिए मैक्सिमम फायदा होगा। पर इंडिया में कैसे अफेक्ट होगा? देखिए, दूसरे कंट्रीज इतना ज्यादा प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज देने से, वो भी कम दामों में देने से, हमारी इंडिजिनियस प्रोडक्ट्स की वैल्यू जो है वो कम हो जाएगा। वैसे भी आत्मनिर्भर अभियान वगैरह आपको मालूम ही है, हमारी इंडिजिनियस प्रोडक्ट्स को एंकरेज करने की कोशिश करते हैं हम, वो ऑब्जेक्टिव हमारा हो नहीं पाएगा, ठीक है। इस तरह कई सारे प्रॉब्लम है। मेन रीजन मैंने बोला, ट्रेड डेफिसिट ऑलरेडी है और डेफिसिट जो है और ऊपर चला जाएगा इस तरह की एक फ्री ट्रेड एग्रीमेंट इतने सारे कंट्रीज के साथ अगर आप साइन करोगे। इसलिए इंडिया ने कभी इसको साइन नहीं किया, राइट। तो ये न्यूज में इसलिए आया था, सिंगापुर की जो गवर्नमेंट है, सिंगापुर की जो रिप्रेजेंटेटिव है, अभी दिल्ली में जो रईसीना हिल्स डायलॉग चल रहा है, रईसीना डायलॉग मैंने आपको बताया था कल, रईसीना डायलॉग के बारे में, तो इसमें काफी सारे कंट्रीज के रिप्रेजेंटेटिव्स अभी पार्टिसिपेट कर रहे हैं। तो सिंगापुर वाले जो रिप्रेजेंटेटिव इन्होंने ये बोला, इंडिया को आरसीईपी जैसे एग्रीमेंट्स के बारे में सोचना चाहिए और इसके अंदर काम करना चाहिए, ठीक है। इसलिए न्यूज में आया था, इसलिए मैंने क्वेश्चन डाला भी है। अब देखिए, बेसिक इंफॉर्मेशन आरसीईपी के बारे में और एक बार मैं बता देता हूं। इसमें कौन कौन अभी साइन किया है? एक तो आसियान ग्रुप ऑफ नेशंस का, आसियान ग्रुप मतलब एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशंस का 10 कंट्रीज, 10 के 10 साइन किया एंड 5 और कंट्रीज है, चाइना, साउथ कोरिया, ऑस्ट्रेलिया, जापान एंड न्यूजीलैंड। आप देखिए, एक बात आप समझ लीजिएगा, ये जो चाइना, साउथ कोरिया, ऑस्ट्रेलिया, जापान एंड न्यूजीलैंड है ना, इनका ऑलरेडी एफटीएस है कई साउथ ईस्ट एशियन नेशन से। जो आसियान ग्रुप ऑफ नेशंस में जितने मेंबर कंट्रीज है ना, इनका ऑलरेडी कुछ ना कुछ फ्री ट्रेड एग्रीमेंट चल ही रहा है, तो इनको ये साइन करने में ज्यादा नुकसान नहीं है। वैसे आपको पता ही है, ये जो चाइना, साउथ कोरिया, ऑस्ट्रेलिया जैसे नेशंस है, वो डेवलप्ड इकोनॉमीज है, इनके लिए तो फायदा होगा ही होगा। अब देखिए, आसियान ग्रुप ऑफ नेशंस के बारे में और कुछ बोल देता हूं मैं। इसमें 10 कंट्रीज है, सारे साउथ ईस्ट एशियन नेशन कंट्रीज है, इसमें इंडिया नहीं है, ठीक है। इंडिया इज नॉट ए परमानेंट मेंबर ऑफ आसियान, ये ध्यान दीजिएगा। क्यों नहीं है? क्योंकि इंडिया का जो ज्योग्राफिकल पोजीशन है दोस्तों, एशिया में, साउथ एशिया में आता है, साउथ ईस्ट एशिया में नहीं। इंडिया के साउथ एशिया वाला ज्योग्राफिकल पोजीशन की वजह से इंडिया आसियान ग्रुप ऑफ कंट्रीज में परमानेंट मेंबर नहीं है, राइट। आसियान ग्रुप ऑफ कंट्रीज में ओनली साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज है, राइट। वैसे दोस्तों, आसियान में इंडिया एक ऑब्जर्वर है, ये आप ध्यान दीजिएगा। आई होप आपको समझ में आया मेरी एक्सप्लेनेशन। अब हम स्टेटमेंट्स देख लेते हैं।
अगर समझ में नहीं आया तो आप मुझे बता दीजिएगा। वैसे एक वीडियो के बारे में मैंने बताया, हर्षित द्विवेदी के साथ आप सर्च कीजिए RCEP, आपको मिल जाएगा वो वीडियो। इंडिया ने क्यों साइन नहीं किया वो सब डिटेल्स आपको उधर मिल जाएगा, डिटेलली बताया है इसमें। देखिए स्टेटमेंट्स, RCEP इज एन एशियन सेंटेड प्रपोजल फॉर रीजनल फ्री ट्रेड एरिया विच इंक्लूड द एशियन मेंबर स्टेट्स एंड दोज कंट्रीज विच हैव एक्सिस्टिंग FTAs विद ASEAN। बिल्कुल सही है। India has been a part of RCEP since its inception and is a signatory of the agreement। गलत, इंडिया RCEP साइन नहीं किया है। RCEP is world's largest free trade agreement and was signed by all 10 ASEAN member countries। बिल्कुल सही। देखिए ये जो फ्री ट्रेड एग्रीमेंट साइन हुआ है 15 कंट्रीज के बीच में, ऐसा बोल सकते हैं दुनिया का सबसे लार्जेस्ट फ्री ट्रेड एग्रीमेंट है। ठीक है, तो 1 and 3 इज द आंसर, ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 4, व्हाट इज मंकी डकटेल रिसेंटली सीन इन न्यूज। वीडियो पोस्ट कीजिए और आंसर बताइए। आई होप आपने आंसर किया होगा। नाउ द आंसर इज ऑप्शन ए, ए टेरोसोर फ्लाइंग रेप्टाइल फॉसिल रिसेंटली डिस्कवर्ड विद ऑपोजिबल थम्स। देखिए दोस्तों, मैंने आपको कई बार बताया है, इस तरह जब भी कोई टर्म्स, साइंटिफिक टर्म्स हो या टेक्नोलॉजी से रिलेटेड हो, कोई भी इस तरह की टर्म्स आता है, इसका बेसिक नॉलेज आपको होना चाहिए। इस तरह की क्वेश्चंस प्रीलिम्स में पूछता है, राइट। तो ये टर्म का भी बेसिक नॉलेज मैं आपको देता हूं। वैसे सुबह की डेली न्यूज़ में हर्षित सर ने ऑलरेडी कवर किया है। अब देखिए ये जो फोटो में जैसे आप देख रहे हो ना, ये है टेरोसो। दिस आर फ्लाइंग रेप्टाइल्स, ये फ्लाई कर सकता है। आपने जुरासिक पार्क, लॉस्ट वर्ल्ड जैसे मूवीज देखे होंगे, इसमें इस तरह के कैरेक्टर्स खूब देखे होंगे आप, जो उड़ता है, राइट। Researchers have described a pterosaur species with opposable thumbs, which could likely be the earliest known instance of the limb। अब देखिए कुछ रिसर्चर्स ने एक फॉसिल एक्सकेवेट किया है टेरोसोर स्पीशीज का, इस तरह की स्पीशीज का। यही बोला जा रहा है कि दिस likely be the earliest known instance of the limb। लिम्ब मतलब जो हाथ पैर होने वाला पहला स्पीशीज यही है, अभी बोल रहा है। इसकी डिटेल रिपोर्ट बाद में आएगा तो फाइनल आपको पता चल जाएगा। द टेरोसोर स्पीशीज वेर रेप्टाइल्स, क्लोज कजिन्स ऑफ डायनासोर्स एंड द फर्स्ट एनिमल्स आफ्टर इंसेक्ट्स टू एवॉल्व पावर्ड फ्लाइट। उड़ने वाला सबसे पहला एनिमल था ये टेरोसोर स्पीशीज, इंसेक्ट्स के बाद। इंसेक्ट्स तो बहुत मतलब मिलियंस ऑफ ईयर्स पहले भी इंसेक्ट्स हुआ करते थे, ऐसा बोलता है। इसके बाद आप बोल सकते हो फर्स्ट एनिमल जो उड़ पाता था, जो फ्लाई कर सकता था, वो टेरोसोर स्पीशीज था। सम वे as large as an F-16 फाइटर जेट, अदर्स वर as small as पेपर एयरप्लेन्स। देखिए इसकी साइज की बात कर रहे हैं। एक F-16 फाइटर जेट है, उतना बड़ा भी होता था। देखिए आपने हॉलीवुड मूवीज में तो देखा होगा जरूर, ऐसा तो नहीं हो सकता। जुरासिक पार्क, लॉस्ट वर्ल्ड जैसे मूवीज तो सबने देखा होगा, इसमें इस तरह की स्पीचेस खूब देखे होंगे आप। इतना बड़ा भी होता है F-16 फाइटर जेट की तरह, एंड छोटे भी है। हम जो पेपर एयरप्लेन बनाते हैं उतना छोटा भी होता था। द न्यू टेरोसोर फॉसिल was discovered in Theojisan formation of Liaoning, China and is thought to be 160 million years old। ठीक है, तो ये ध्यान दीजिएगा, बेसिक इंफॉर्मेशन होना चाहिए, ज्यादा डीप में नहीं जाना है दोस्तों। एक तो चाइना से मिला है, और टेरोसोर स्पीशीज का मतलब क्या होता है, फ्लाइंग रेप्टाइल से, एंड ये 160 मिलियन ईयर्स ओल्ड फॉसिल है। इट हैज नाउ बीन described by an international team of researchers from China, Brazil, UK, Denmark, Japan and has been named Kumpengotterus antopolycatus। इसका नाम है, ये थोड़ा सा डिफिकल्ट नाम है, देख लीजिएगा। ऑल्सो डब मंकी डकटेल। अब देखिए इतना बड़ा नाम वो भी नहीं रखना चाहते, इसलिए छोटा सा नाम दे दिया मंकी डकटेल करके। ये मंकी डकटेल करके नाम आपको याद रखना ही रखना है। एंटीपोलिकैटस इन एंशिएंट ग्रीक मीन्स ऑपोजिट थम्स। आप देखिए ये जो साइंटिफिक नेम दिया हुआ है एंटीपोलिकैटस, इसका ग्रीक में मतलब है ऑपोजिट थम्स। ऑपोजिट थम्स मतलब हमारे जैसे थम्स है, ऑपोजिट थम्स है। एंड इट वाज अटैच्ड टू द नेम बिकॉज द रिसर्चर्स फाइंडिंग्स कुड बी द फर्स्ट डिस्कवरी ऑफ टेरोसोर विद एन ऑपोजिट थंब। ठीक है, ऐसा बोला जा रहा है ये पहला टेरोसोर होगा, फ्लाइंग रेप्टाइल है, जिसका ऑपोजिट थम्स है। आप थम्स इधर देख ही सकते हो। ठीक है, अब हमारा स्टेटमेंट्स वैसे ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। ए टेरोसोर फ्लाइंग रेप्टाइल फॉसिल रिसेंटली डिस्कवर्ड विद ऑपोजिबल थम्स। अब देखिए दोस्तों, मंकी डकटेल के बारे में आपको क्या क्या मालूम होना चाहिए। एक तो 160 मिलियन ईयर्स ओल्ड है, ठीक है, एक हो गया। दूसरा है चाइना में डिस्कवर हुआ है, राइट। तीसरा है एक टेरोसोर का मतलब क्या है, फ्लाइंग रेप्टाइल है। इतना जानने से आपका काम हो जाएगा, राइट। क्वेश्चन नंबर 5, रिसेंटली अकोमोडेटिव मॉनेटरी पॉलिसी ऑफ रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया वाज इन न्यूज, व्हाट डज इट मीन। वीडियो पोस्ट कीजिए और आंसर बताइए। आई होप आपने आंसर किया होगा। नाउ द आंसर इज ऑप्शन सी, सेंट्रल बैंक विल कट रेट्स टू इंजेक्ट मनी इनटू द फाइनेंशियल सिस्टम व्हेनेवर नीडेड। देखिए दोस्तों, अकोमोडेटिव मॉनेटरी पॉलिसी, आपने बाई मंथली मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी के बारे में सुना होगा, जो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया कॉन्स्टिट्यूट करता है। मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी का एक्स ऑफिशियो चेयरमैन कौन होता है,
रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का गवर्नर। अब देखिए मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी रिपो रेट, रिवर्स रिपो रेट, बैंक रेट, मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी, ये सब का रेट्स डिसाइड करता है, राइट। अब देखिए आपने कई बार न्यूज़पेपर में ये पढ़ा होगा मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी ने अकोमोडेटिव मॉनेटरी पॉलिसी स्टैंड्स लिया करके। अब ये अकोमोडेटिव मॉनेटरी पॉलिसी का मतलब क्या होता है? देखिए दोस्तों, सिंपल भाषा में ये है, इट इज व्हेन सेंट्रल बैंक्स एक्सपैंड द मनी सप्लाई टू बूस्ट द इकोनॉमी। सेंट्रल बैंक जो है मनी सप्लाई को एक्सपांड करते हैं, मतलब मैक्सिमम लिक्विडिटी इन्फ्यूज करते हैं इकोनॉमी में। वो कैसे करेगा? अब देखिए एक एग्जांपल के साथ मैं आपको समझाता हूं। कोविड-19 पैंडेमिक हुआ था, इसके बाद क्या हुआ? लॉकडाउन हुआ। अब ये लॉकडाउन होने से क्या हुआ? काफी लोगों का जॉब चला गया, जो डेली लेबर्स थे, और मैक्सिमम लोग जो है हमारे पॉपुलेशन में मैक्सिमम लोग का जो इनकम है वो बंद हो गया था। अब लोगों के पास पैसे आना बंद हो गया, इनकम ही बंद हो गया। तो अब देखिए पैसे नहीं होने से क्या होगा? लोग पैसे खर्च करेंगे नहीं, खर्च करने के लिए पैसे ही नहीं है। अब जो एसेंशियल आइटम्स है जैसे फूड प्रोडक्ट्स है, सब्जी है, तेल है, पेट्रोल है, ठीक है, ये सब तो खरीदना ही खरीदना है। पर जो एक्स्ट्रा आइटम्स है जैसे कोई मूवी देखने चला गया, कोई इलेक्ट्रॉनिक अप्लायंसेस खरीदा, कुछ भी लेजर के लिए कोई भी एक चीज खरीदा, वो सब तो बंद होगा ही होगा, क्योंकि लोगों के पास पैसे नहीं थे। अब लोग ज्यादा पैसा खर्च नहीं करेंगे तो ज्यादा आइटम्स बिकेंगे नहीं। अब ज्यादा आइटम्स बिकेंगे नहीं तो टैक्स कहां से आएगा? देखिए गवर्नमेंट का सबसे ज्यादा रेवेन्यू कहां से आता है? टैक्स से आता है। आप हमारी जो पॉपुलेशन है वो सामान खरीदना ही बंद करेंगे तो गवर्नमेंट के पास टैक्स मनी नहीं आएगा, तब हमारी इकोनॉमी पूरे स्लो डाउन हो जाएगा, क्योंकि लोगों की परचेसिंग पावर डायरेक्टली अफेक्ट्स द इकोनॉमी। अब देखिए आप डेवलप्ड इकोनॉमीज में देखोगे लोगों की जो परचेसिंग पावर पैरिटी है वो बहुत ज्यादा है, लोगों के पास पैसे हैं तो जो चाहे वो खरीदते हैं। अब जितने आइटम लोग खरीदेंगे उतना टैक्स मिलेगा गवर्नमेंट को, ठीक है। तो इस तरह जब कोई लॉकडाउन आ जाता है या ऐसा कोई प्रॉब्लम आ जाता है तो लोगों के पास पैसे नहीं रहने से क्या होगा? लोग ज्यादा पैसे खर्च नहीं करेंगे, लोग कुछ खरीदेंगे नहीं एक्स्ट्रा आइटम्स, तब ये इकोनॉमी को अफेक्ट करेगा। इतना समझ में आ गया? आप देखिए तब आरबीआई क्या करता है? आरबीआई तब ये करता है एक अकोमोडेटिव मॉनेटरी पॉलिसी सेटअप करता है, वो स्टैंड्स लेते हैं, अकोमोडेटिव मॉनेटरी पॉलिसी वाला स्टैंड्स लेते हैं। इसका मतलब ये है आरबीआई अपना रेट ऑफ इंटरेस्ट जो है वो कम कर देते हैं। इसका मतलब है बैंक में से लोगों को जो लोन मिलेगा ना, मान लो वो पहले 10% में मिलता था, पर्सनल लोन या बैंक लोन या कोई होम लोन हो, कार लोन हो, जो भी है, वो 10% था, उसको सीधा डाउन करेगा तो 9% हो जाएगा। अब क्या होगा? देखिए जैसे इंटरेस्ट रेट कम होगा तो लोग 100% लोन लेगा, तो जैसे इंटरेस्ट रेट कम होगा तब जाके लोग बैंक से लोन लेंगे और पैसे खर्चे करेंगे। आप देखो एक तो पैसे नहीं है और बैंक जो लोन दे रहा है उसका रेट भी ज्यादा है, तो लोग ऊपर से और नहीं लोन लेगा और पैसे खर्च नहीं करेंगे। तब आरबीआई क्या करते हैं? रेट्स को कट डाउन करते हैं ताकि इकोनॉमी में लोगों के बीच में ज्यादा पैसा इन्फ्यूज करने के लिए, ठीक है। तो इस तरह आरबीआई जो रेट्स को कट डाउन करते हैं, बैंक रेट्स को जो कट डाउन करते हैं ताकि ज्यादा पैसा लोगों के बीच में इन्फ्यूज कर सकता है, लोग ज्यादा पैसा लोन ले सकता है, खर्च कर सकता है। इसी तरह स्टैंड्स जो लेता है ना, इसको अकोमोडेटिव मॉनेटरी पॉलिसी बोलते हैं, राइट। दिस मेजर्स आर मेंट टू मेक मनी लेस एक्सपेंसिव टू बोरो एंड एनकरेज मोर स्पेंडिंग। देखिए कम इंटरेस्ट में लोगों को पैसा मिल जाएगा और लोगों के पास पैसे आएंगे तो लोग चीजें खरीदना स्टार्ट करेंगे, लोग जब चीजें खरीदेंगे तो गवर्नमेंट को टैक्स मिल जाएगा। इस तरह हमारी इकोनॉमी जो है ज्यादा ग्रो हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरह जो स्टैंड्स लेते हैं ना, मतलब रेट्स को कट डाउन करने वाले, इसको अकोमोडेटिव स्टैंड्स बोलते हैं, राइट। तो आई होप आपको समझ में आ गया। थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है, अगर आपको समझ में नहीं आया तो मुझे कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा, मैं अलग से आपको समझा दूंगा, ठीक है। तो हमारा आंसर है ऑप्शन सी, सेंट्रल बैंक विल कट रेट्स टू इंजेक्ट मनी। अब यही समझिए सेंट्रल बैंक रेट्स को कम करेगा, अपना मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी में जो रेट्स डिसाइड करते हैं उसे बैंक रेट्स को कम करेगा। सेंट्रल बैंक जब रिपो रेट या रिवर्स रिपो रेट्स को कम करते हैं तो बैंकों को अपना इंटरेस्ट कम करना ही पड़ेगा, क्योंकि बैंक रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया से जो पैसे लेते हैं उसको रिपो रेट बोलते हैं। तो बैंकों को जो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया से पैसे मिल रहे हैं उसका रेट कम हो गया तो बैंक जो हम लोगों को लोन देगा उसका भी रेट कम होगा। अब हमें जो लोन मिल रहा है उसका रेट कम होगा तो हम ज्यादा लोन ले लेंगे। हमें ज्यादा लोन लेने से क्या होगा? हमारे पास पैसे आ जाएंगे। हमारे पास पैसा आने से क्या होगा? हम खर्च करेंगे। खर्च करने से क्या होगा? गवर्नमेंट को टैक्स मिलेगा, ज्यादा टैक्स मिलेगा, ज्यादा पैसे आएगा गवर्नमेंट के पास। तो इसी तरह एक इकोनॉमी ग्रो अप करता है, ठीक है। तो इसको बोलते हैं अकोमोडेटिव मॉनेटरी पॉलिसी। तो दोस्तों हमारे डेली 5 मॉक क्वेश्चन इधर खत्म हो रहा है। कल एक क्वेश्चन पूछा था, तेर ताली इज द फोक डांस ऑफ मध्य प्रदेश, इज परफॉर्म बाय विच ट्राइब? आंसर इज ऑप्शन ए, कमर ट्राइब। आज का क्वेश्चन देख लीजिए,
Rabindranath Tagore's Jana Gana Mana has been adopted as India's national anthem. How many stanzas of the said song were adopted? इस क्वेश्चन का आंसर आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा। तो दोस्तों ये वीडियो मैं इधर फिनिश कर रहा हूँ। आई होप आप लोगों को कुछ सीखने को मिला होगा। आप लोगों को कोई भी टॉपिक में या क्वेश्चन में कुछ डाउट्स है, स्टिल कोई डाउट्स है, मेरी समझाने के तरीका से आपको समझ में नहीं आया हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स के थ्रू बता दीजिएगा, मैं अलग से आपको समझाने की कोशिश करूँगा। राइट, लेक्चर की PDF एज यूजुअल आपको टेलीग्राम चैनल में मिल जाएगा। ये वीडियो अगर पसंद आए तो दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा, दोस्तों व्यूज़ को बढ़ा दीजिएगा प्लीज़। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय।